तो आज की इस वीडियो का विषय है त्राटक साधना। त्राटक साधना के बारे में मैं आपको एक बात क्लियर कर दे रहा हूँ कि बहुत ही ऐसी साधना है जिससे आप कुछ भी कर सकते हो, मतलब कुछ भी। हठ योग का सबसे महत्वपूर्ण अंग त्राटक को माना गया है। ठीक है, इससे विस्तृत वीडियो और सूक्ष्म इतना अच्छे से मैं आपको बताऊंगा कि इसके बाद आपको YouTube पे इतनी अच्छी वीडियो कहीं देखने को नहीं मिलेगी अगर आप वाकई जिज्ञासु हैं सीखने के। तो इस वीडियो में बहुत ज़्यादा एडिटिंग नहीं होगी, हो सकता है आप कहीं कहीं बोर हों, क्योंकि भाई ज्ञान है, ज्ञान को आपको ग्रहण करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो मैं आपको जो वीडियो में बताने वाला हूँ बहुत ही ध्यान से सुनना। वीडियो के अंदर बहुत ज़्यादा एडिटिंग मैं नहीं करने वाला हूँ, थोड़ी थोड़ी एडिटिंग देखने को मिलेगी क्योंकि मुझे और कार्य भी करने हैं। तो त्राटक साधना में मैं आपको बता दूँ कि क्या क्या विषय हम लोग कवर करने वाले हैं। देखो, त्राटक का महत्व क्या होता है ये हम पढ़ेंगे। वर्तमान में त्राटक के प्रयोग, त्राटक का प्रभाव, त्राटक का अभ्यास, बिंदु पर त्राटक, देवता के चित्त पर त्राटक, ओम के चित्र पर त्राटक, लौ पर त्राटक, दर्पण पर त्राटक, पेड़ पर त्राटक, चंद्रमा और तारों पर त्राटक, सूर्य पर त्राटक। जो सूर्य त्राटक होता है वो हमारा अंतिम त्राटक होता है। इसके बाद हमें और त्राटक करने की आवश्यकता नहीं होती और यहाँ पे हमारी त्राटक साधना पूर्ण हो जाती है। ठीक है, त्राटक का अच्छा अभ्यासी कैसे बने, मार्गदर्शक का होना अति आवश्यक। त्राटक शक्ति का प्रयोग कैसे करें, त्राटक द्वारा चक्रों का खोलना, त्राटक द्वारा सिद्धि प्राप्ति होना, त्राटक द्वारा भूत प्रेत बाधाओं को दूर करना, त्राटक द्वारा विभिन्न प्रकार के रोगों को दूर करना, त्राटक द्वारा ध्यान में शीघ्र सफलता, त्राटक के द्वारा साधकों का मार्गदर्शन, त्राटक द्वारा कुंडली जागरण, त्राटक के अभ्यास द्वारा आंखों का तेजस्वी होना, त्राटक द्वारा स्मरण शक्ति का बढ़ना। अभ्यास के बाद आंखों पर ठंडे पानी के छींटे मारने चाहिए या नहीं मारने चाहिए, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। भीड़ पर त्राटक का प्रयोग कैसे करते हैं, त्राटक का अभ्यास करते समय मंत्र जाप करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ब्रह्मचारी द्वारा त्राटक का प्रयोग, त्राटक के अभ्यास से दिव्य दृष्टि का खोलना कैसे करते हैं, त्राटक के अभ्यास में रक्तचाप संतुलित होना, त्राटक द्वारा वायु विकार यानी वात को कम करना, त्राटक शक्ति का प्रयोग पशु पक्षियों पर करना, गर्भावस्था में त्राटक अभ्यास न करें, त्राटक के अभ्यास का काम वासना पर प्रभाव, सम्मोहित हुआ व्यक्ति अपना बचाव कैसे करे, रात्रि के समय अभ्यास ना करें, स्तमन क्रिया का सिद्ध होना त्राटक के द्वारा, त्राटक के द्वारा स्थूल पदार्थों को प्रकट करना यानी कि सेब, संतरा, फूल, फल जो भी आप प्रकट करना चाहते हो त्राटक के माध्यम से आप सामने ला सकते हो। ठीक है, अब इसका यार बहुत विशेष विज्ञान है इसके पीछे। स्थूल शरीर, कारण शरीर, अगर आप लोग ठीक से वीडियो देखो और मुझे सपोर्ट करो तो मैं आपको ऐसी ऐसी जानकारी दूँ कि बस आप सब कुछ कर सकते हो। त्राटक द्वारा नकारात्मक सोच को बदलना, त्राटक के द्वारा कार्य करने के लिए योग बल का होना आवश्यक है। छाया पुरुष पर त्राटक का अभ्यास कैसे करते हैं, पूर्व काल में त्राटक का प्रयोग, त्राटक द्वारा भगवान शंकर का कामदेव को पसंद करना, बलि द्वारा त्राटक का बार बार प्रयोग करना, त्राटक द्वारा मुचकुंद का काल्यवन को जलाकर भस्म कर देना, गांधारी ने त्राटक के द्वारा अपने पुत्र का शरीर ब्रज जैसा बना दिया, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। व्यास जी द्वारा त्राटक का प्रयोग कैसे किया गया था, ये सारी चीज़ों की हम लोग चर्चा करने वाले हैं आज की इस वीडियो में। वीडियो बहुत लंबी होने वाली है और बहुत ही अद्भुत जानकारी मैं आपको आज की इस वीडियो में दूंगा। तो आपसे निवेदन है कि वीडियो पर कमेंट जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जिससे मैं आपको जो मेरे अंदर जितना भी ज्ञान है मैं आप सब में बांट सकूँ। ठीक है, आपको कोई भी समस्या आती है त्राटक द्वारा आप मुझसे पूछ सकते हो, हर एक चीज़ का समाधान मैं आप लोगों को दूंगा। साथ ही साथ मैं एक गोकुल खोलने वाला हूं जिसके अंदर जो भी लोग इच्छुक लोग हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, उसका कोई भी पैसा नहीं रहेगा, आके साधना कर सकते हैं। मंत्र जाप और योग साधना, ये दो ही साधना रहेंगी, तांत्रिक साधना हम लोग नहीं कराने वाले हैं। जल्दी हम लोग इसका शुरुआत करेंगे। तो हम लोग बात कर लेते हैं आज के इसमें त्राटक का महत्व क्या है और कैसे त्राटक काम करता है। इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। ये जो पार्ट है, भाग 1 कह सकते हो आप इसको, इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोग ये चीज़ नहीं समझोगे तो त्राटक का आप कह सकते हो कि हम लोग त्राटक को बहुत अच्छे से समझ नहीं सकते। त्राटक का समझ आना बहुत ज़रूरी है कि त्राटक काम कैसे करता है। ठीक है, हो सकता है आपको ये वाला टॉपिक बोर करे क्योंकि ज़्यादातर लोग त्राटक बस बता दो कि ऐसे करते हैं और करना शुरू हो जाते हैं। नहीं, आप लोग इस चीज़ को समझो। मेरे को गुरुजनों ने बताया है, मैं वही चीज़ आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो बहुत अच्छे से आज की इस वीडियो को देखना है, समझना है। मैं आपको जो चीज़ समझा रहा हूँ, हो सकता है ये पार्ट आपको बोर करे। तो हम लोग आज के पहले इस पे चलते हैं कि त्राटक का महत्व क्या है अपने जीवन में और इसका कैसे क्या है, त्राटक किसे कहते हैं, ये सारी चीज़ें अपन लोग देख लेते हैं। आज की इस वीडियो में आपको जो बताने वाला हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है।
बहुत ही सूक्ष्म ज्ञान है, बहुत ही अंदर तक मैंने आपको गहराइयों से इस इन चीज़ों को पकड़ के आपको बताया गया है। पूरे यूट्यूब पे शायद ही इतनी गहराइयों से चीज़ें आपको देखने को मिले। तो बहुत ही ध्यान से इन बातों को सुनना और अपनाने की कोशिश करना। कोई भी अगर दिक्कत आएगी, आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई मैं दूसरी वीडियो में या उसी समय दे दूँगा। अगर सेम प्रश्न बहुत सारे लोगों का होगा तो मैं उसके ऊपर प्रॉपर एक वीडियो और उस पे भी डीप जानकारी दूँगा। लेकिन अगर आप लोग इस साधना को करते हैं, मैं आपसे दावा के साथ कह सकता हूँ कि आपको बहुत सारी सिद्धियाँ, अगर आप पढ़ाई में फ़ोकस करना चाहते हो, बहुत अच्छा फ़ोकस रहेगा आपका। त्राटक एकमात्र ऐसा हठ योग की साधना है जिससे आप कुछ भी प्राप्त कर सकते हो। क्योंकि त्राटक क्या है, आपके मन को नियंत्रित करता है। अभी आपकी इच्छाएं बहुत हैं, ठीक है। उस समय जब आप त्राटक करते हो तो आपकी इच्छाओं को थोड़ा सा आप बंद कर देता है। आपकी बहुत ज़्यादा इच्छाएं, आपका मन व्याकुल होना, मन को अगर आप नियंत्रित, जैसे आप सबको पता है, हर एक कोई जानता है, अगर मन को नियंत्रित कर लिया जाए तो कुछ भी इस संसार में हम पा सकते हैं। त्राटक आपके मन को नियंत्रित करने का एक योग है, एक यौगिक क्रिया है, ठीक है। इसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। त्राटक एक ऐसा विज्ञान है जिसकी खोज और विकास हमारे ऋषियों मुनियों और तपस्वियों द्वारा की गई है। इस देश की पवित्र भूमि पर सदैव से ही योगी पुरुष जन्म लेते रहे हैं, इसीलिए यह देश योगियों का देश भी कहा गया है। इन योगियों ने अभ्यास तथा प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा स्थूल पदार्थों से लेकर कारण जगत की आखिरी सीमा तक सूक्ष्मता से ज्ञान की प्राप्ति की है। आप लोगों में से बहुत से लोग यही नहीं जानते होंगे कि हमारे अंदर 3 शरीर विद्वान रहते हैं, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। सूक्ष्म और कारण जब स्थूल शरीर तो आप सबको पता है, जो हमारा ये बॉडी है, फिजिकल बॉडी है, इसको ही स्थूल शरीर कहते हैं। आगे जाके हम लोग सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर के बारे में पढ़ेंगे। सूक्ष्म जगत, कारण जगत, ये तीनों जगत होते हैं, स्थूल, सूक्ष्म और कारण जगत भी होते हैं और ये बॉडी भी होती है आपके अंदर। अगर आपका सूक्ष्म शरीर बीमार पड़ता है तो आपका स्थूल शरीर भी बीमार पड़ जाएगा। भाई मैं बहुत अच्छी वीडियो बना रहा हूँ, शायद ही आपको ऐसा वीडियो देखने को मिले, तो प्लीज़ लाइक कर देना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आगे मंत्र जाप में जब मैं वीडियो बनाऊंगा तो वो भी इतनी सूक्ष्मता और इतनी ही डीपली आपको बताने वाला हूँ कि कैसे काम करते हैं, क्या चाहिए और कैसे आपको कोई भी साधना या अनुष्ठान करना चाहिए, ठीक है। जितना भी मैंने गुरुजनों से सीखा है वो मैं आपको इस वीडियो में बताने का प्रयास या प्रयत्न कर रहा हूँ। तो अगर हम बात करें त्राटक शब्द की, तो त्रि के साथ टकी बांधने की संधि से बना हुआ है, ठीक है। त्राटक वस्तुतः शुद्ध शब्द त्र्याटक है। वस्तुतः शुद्ध शब्द जो है वो त्र्याटक है, अर्थात जब साधक किसी वस्तु पर अपनी दृष्टि और मन को बांधता है तो वह क्रिया त्र्याटक कहलाती है। त्राटक शब्द आगे चलकर त्राटक हो गया। दूसरे शब्दों में त्राटक का अर्थ समझें तो किसी पदार्थ या वस्तु को बिना पलक झपकाए टकटकी लगा के देखना, उसको त्राटक कहते हैं। प्रत्येक प्राणी का समान स्वभाव होता है कि जब तक वह जागृत अवस्था में रहेगा तब तक वह अपनी पलकों को झपकाता रहेगा, ठीक है। कोई प्राणी लगातार बिना पलक झपकाए किसी पदार्थ या दूसरे दृश्यों को नहीं देख सकता। ताकि, और ये जो क्रिया होती है वो इसलिए होती है कि आँखों की जो बाहरी परत है उसमें वायु या धूल कण अथवा ये सारी चीज़ें ना जाएँ, आँखों की सुरक्षा बनी रहे। आँखों की जो पलकें बार बार अपने आप झपकती हैं, उसके पीछे सूक्ष्म शरीर में प्राण स्थित होते हैं। उनका में एक उपप्राण होता है, वो इस काम को करता है, ठीक है। मैं प्राणों के बारे में आपको अब जानकारी दे रहा हूँ, वो इसलिए क्योंकि ये चीज़ समझना आपके लिए बहुत आवश्यक है। तो बहुत ही ध्यान से इस चीज़ को समझना। अपने भौतिक शरीर के अंदर सूक्ष्म शरीर के अंदर कारण शरीर होता है, ठीक है। तो सूक्ष्म शरीर में 5 प्रकार के प्राण स्थित होते हैं, ठीक है। तो वो 5 प्राण कौन कौन से होते हैं इसकी हम बात कर लेते हैं। 5 प्राण हैं। पहला है प्राण, दूसरा अपान, तीसरा व्यान, चौथा समान और 5वां उदान। इन 5 प्राणों के एक एक उपप्राण होता है। जैसे प्राण का होता है नाग, अपान का होता है कुम्र, व्यान का होता है कुकरल, समान का होता है देवदत्त और उदान का उपप्राण होता है धनंजय, ठीक है। तो अगर हम बात करें अपान का एक जो उपप्राण है जिसे हम कुम्र कहते हैं, तो कुम्र नाम का प्राण ही हम सभी मनुष्यों में पलक झपकाने का कार्य करता है। ये एक सूक्ष्म जगत की बात हो रही है। आप अंदर देखोगे तो ये चीज़ें मिलने वाली नहीं है। ये प्राण देखें, कुकम प्राण देखें, ये सारी चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी, ठीक है। तो मैं जिस चीज़ को समझाने का प्रयास कर रहा हूँ उस चीज़ को समझें। जैसे अपने अंदर वीर स्थापित है पूरे शरीर में, वो काटने पर नहीं दिखता है, लेकिन हस्त मैथुन करते समय वो बाहर निकलता है, लेकिन वो है नहीं, व्याप्त नहीं, शरीर में व्याप्त है लेकिन सूक्ष्म रूप से व्याप्त है। वैसे ही प्राण भी अपने अंदर सूक्ष्म रूप से व्याप्त है। अब मैं इन प्राणी की चर्चा क्यों कर रहा हूँ? देखो, मैंने आप कितनी वीडियो देख लेना, कोई शायद ही कोई एक आध वीडियो हो जिसमें इसकी चर्चा की गई हो कि प्राण का शुद्ध होना त्राटक में बहुत उपयोगी है। हम लोग त्राटक एक स्थूल शरीर पर कर रहे हैं, लेकिन हमारा जो कार्य है वो सूक्ष्म शरीर को शुद्ध करना है, ना कि
स्थूल शरीर पे अपना आँखों को ऐसे देखते रहना उस चीज़ में। हमारा काम है मन को नियंत्रित करना। मन नियंत्रित जब होगा जब आपके प्राण शुद्ध होंगे, और प्राण शुद्ध होने के लिए आपका प्राणायाम करना बहुत आवश्यक है। जब आप प्राणायाम करेंगे तो आपके प्राणों का शुद्धि होती है, ठीक है। जब आपकी प्राण शुद्धि होगी, त्राटक में आप एक अच्छी अवस्था में और एक जल्दी अनुभव आप प्राप्त कर सकते हैं। देखो, आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि प्राणायाम से क्या संबंध है। मैं स्पष्ट उत्तर दे रहा हूँ। अभी आपको पहले भी मैंने बताया था कि अपने अंदर प्राण होता है अपान, उसका कुकुम में प्राण पलक झपकाने क्रिया करता है। जब हमारा प्राण पे नियंत्रण होगा तभी हम अपनी आँखों को नियंत्रित कर पाएंगे। तो हम दो तरीके से क्रियाओं से हम अपने प्राण को नियंत्रित करते हैं। एक तो प्राणायाम करते हैं, ठीक है, और दूसरा हम नेत्रों के द्वारा। जब तक हम नेत्र अपना, जब आप कभी भी देखना आपकी नेत्र हमेशा झपकते रहेंगे या पुतलियाँ आपकी इधर उधर होती रहेंगी, जब वो स्थिर होंगी तो आपका श्वास भी स्थिर होता है। जब आपका श्वास स्थिर होता है तो आपका मन स्थिर होता है। सभी एक दूसरे से बहुत ही गहराई से जुड़े हुए हैं। आप समझते हो कि त्राटक साधना बहुत आसान है, लेकिन उसको समझकर जब आप करोगे ना तो आपको जल्दी अनुभव और जल्दी सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं, ठीक है। अब इसी में हम लोग आगे चलते हैं कि प्राणों को कैसे शुद्ध किया जाए, प्राणायाम कैसे करेंगे, ये सारी चीज़ें हम आगे बात करेंगे। अभी हम फिलहाल हम बात कर रहे हैं त्राटक की, तो इसको हम त्राटक के शब्द को आगे लेके चलते हैं। जब आप त्राटक करते हो तो त्राटक से आप अपने मन को नियंत्रित कर रहे होते हो, और जब आप अपने मन को नियंत्रित करते हो तो आपके अंदर संकल्प शक्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है। जब आपकी संकल्प शक्ति बढ़ जाती है तो आप जो है सूक्ष्म जगत और कारण जगत से सिद्धियां लेना भी प्रारंभ कर देते हो, या उसको समझना या उसके बारे में ज्ञान अपने आप स्वतः ही ध्यान के समय या त्राटक के समय होना प्रारंभ हो जाता है। जब मैं आपको बिंदु त्राटक का अनुभव बताऊंगा तो आप ये कहोगे ऐसा कैसे संभव है। तो चलते हैं इस वीडियो को और आगे बढ़ाते हैं। जब आपका जो ध्यान होता है, जब अभ्यास कर रहा होता है ध्यान का, जब त्राटक का अभ्यास कर रहा होता है, तो उस समय बहुत सारी अनुभूतियाँ होती हैं। उसके अंदर स्मरण जो संकल्प शक्ति है बहुत अधिक बढ़ जाती है। याद रखना, ब्रह्मचर्य का पालन करना बहुत आवश्यक है। ब्रह्मचर्य आप करोगे तो आपको जल्दी अनुभव होंगी, आपकी सिद्धियाँ जल्दी प्राप्त होंगी, और आपको बहुत सारी चीज़ें आपको इसके अनुभव में देखने को मिलेंगी। जो इंसान ब्रह्मचारी रह के, जो साधक ब्रह्मचारी रह के इस साधना को यानी त्राटक साधना को कर रहा है। देखो, जो ब्रह्मांड में जो शक्तियाँ विद्वान है वही शक्तियाँ आपके अंदर विद्वान है, ठीक है। जो ब्रह्मांड में जो पिंड है वही पिंड आपके अंदर भी है, ठीक है। मनुष्य रूपी बस वो छोटा पिंड है, जो ब्रह्मांड में वो बड़ा पिंड है। सूक्ष्म रूप से मनुष्य रूपी पिंड का तारतम्य ब्रह्मांड रूपी पिंड से सदैव बना रहता है। अगर आप सूक्ष्म जगत में जाओगे तो सूक्ष्म जगत की जो शक्तियाँ हैं और जो ब्रह्मांड की शक्तियाँ आपस में जुड़ी हुई हैं। कारण जगत की जो शक्तियाँ हैं और जो ब्रह्मांड की जो शक्तियाँ हैं वो आपस में जुड़ी हुई हैं। तो इंसान के अंदर बहुत पावर है। आप अगर इस त्राटक साधना को बहुत अच्छे से करते हो, जैसे मैं बताते जा रहा हूँ, उस हिसाब से आप एक एक स्टेप बिंदु त्राटक, दर्पण त्राटक, लौ त्राटक, ये सारे करते जाते हो तो आप अनुभव करोगे कि आप जो सोचोगे वो तुरंत हो जाएगा। अगर आप सोचोगे कि मेरे हाथ में पपीता आ जाए तो पपीता आ जाएगा, सेब आ जाए सेब आ जाएगा, पानी आ जाए पानी आ जाएगा, ठीक है। स्थूल से मतलब अब मैं आपको बताऊं कि जो सूक्ष्म चीज़ें हैं हर एक जगह है ना, मतलब प्रकृति है तो सूक्ष्म ही ना। तो आप जब कल्पना करोगे तो वो चीज़ आ जाएगी अपने हाथ में। वो शक्ति होती है, संकल्प शक्ति, उसमें बहुत बल होता है। अगर आप किसी को शराब भी दे दोगे तो वो शराब फलीभूत हो जाएगा, क्योंकि आप त्राटक में बहुत अभ्यासी हो। आप किसी की भी मन की इच्छाएं जान सकते हो, मन में सामने वाला इंसान क्या सोच रहा है वो जान सकते हो, अपनी कुंडली जागृत कर सकते हो, चक्रों का भेदन कर सकते हो। आगे ये सारी चीज़ें हम लोग इसी के अंदर पढ़ेंगे। वो त्राटक के जो अभ्यास करते हैं वो सिर्फ अपनी मन की चंचलता को समाप्त नहीं करते, बल्कि अपने विषय में ज्ञान भी अर्जित कर लेते हैं। यानी कि पिछले जन्म में वो क्या थे, पिछले जन्म का ज्ञान उनको हो जाता है, ठीक है। अर्थात वो अपने वर्तमान जन्म के और पूर्व जन्म के दोनों विषयों का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे अभ्यासियों को दूसरे के विषयों में भी जानकारी होने लग जाती है, उसके पूर्व जन्मों के विषय में जान सकता है, तथा आवश्यक पड़ने पर वह कृत्रिम निद्रा में ले जाकर दूसरों को उसका पिछला जन्म अथवा पिछले जन्मों का मुख्य रूप से दृश्य भी दिखाए जा सकते हैं। यदि आप इच्छा करें कि आप जो है अपने किसी भी दोस्त को या किसी भी संबंधी को उसको नींद में जाके उसको पिछले जन्म की दृश्य दिखाएं, तो वो भी आप अपने त्राटक के माध्यम से कर सकते हो। त्राटक में बहुत शक्ति है भाई, बहुत ज़्यादा। हम इसकी आगे चर्चा करेंगे कि कितनी शक्ति है और क्या क्या है। वीडियो बहुत लंबी है, सो प्लीज़ लाइक कर दो वीडियो को। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, सो प्लीज़ लाइक कर देना, जिससे कि मैं और भी जो भी मंत्र साधना या तांत्रिक साधना लेके आऊँगा आपके लिए, वो भी ऐसे ही बहुत ही अंदर तक जानकारी आपको लेके दूंगा, ऊपर जानकारी नहीं दूंगा। अगर हम लोग स्थूल शरीर की बात करें तो स्थूल शरीर जो है हमारा हड्डियों व मांस और नसों से बना हुआ है स्थूल शरीर, ठीक है। लेकिन इसके अंदर व्याप्त सूक्ष्म शरीर में विभिन्न प्रकार की दिव्य शक्तियाँ विद्यमान रहती हैं। ये गुप्त दिव्य शक्तियाँ सूक्ष्म शरीर के अंदर स्थित सूक्ष्म केंद्रों पर विद्यमान रहती हैं।
इन केंद्रों को ही चक्र कहते हैं। इन चक्रों पर विराजमान दिव्य शक्तियों को प्राप्त करने के लिए अथवा चक्रों को क्रियाशील करने के लिए त्राटक का अभ्यास सहायक होता है। त्राटक में जो पारंगत साधक होगा वो दूसरों के चक्रों को खोलने में सहायता कर सकता है अथवा उन चक्रों को खोल भी सकता है। ठीक है, जैसे कि मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, नाभि चक्र, हृदय चक्र आसानी से खुल जाते हैं, मगर ऊपर के अन्य चक्र खोलने के लिए योग अभ्यास का करना बहुत आवश्यक है तथा अत्यंत उच्च योग्यता होना भी आवश्यक है, तभी यह कार्य पूर्ण करना संभव हो पाएगा। ऊपर के चक्र त्राटक द्वारा खोलने के लिए त्राटक के अभ्यास में पारंगत और निर्विकल्प समाधि में पारंगत होना बहुत आवश्यक होता है। निर्विकल्प समाधि कहते हैं जिसमें आपको कोई विचार ना हो, कोई इच्छा ना हो, कोई संकल्प ना हो, उस समाधि को निर्विकल्प समाधि कहते हैं। ठीक है, इस योग्यता के प्राप्त होने के बाद भी यह नहीं कहा जा सकता कि ऐसा व्यक्ति जो है कंठचक्र व आग्रा चक्र त्राटक के द्वारा खोल ही देगा। हाँ, मैं इतना अवश्य कह सकता हूँ कि इस जो धरती है इस पे ऐसे योगी अभी भी विद्यमान है जो कि साधक के जो है सुपात्र अगर साधक हो तो उसके त्राटक द्वारा उसके आज्ञा चक्र और कंठचक्र को खोला जा सकता है, लेकिन ऐसे योगी को ढूंढना बहुत ही ज़्यादा कठिन है। ठीक है, अगर त्राटक में पारंगत होने के लिए जो अभ्यासी है वो योग का अभ्यास करना भी अति आवश्यक होता है, क्योंकि योग के द्वारा ही त्राटक में पारंगत एक मतलब जो मास्टर जिसे बोलते हैं वो हुआ जा सकता है। ठीक है, इसके लिए उसे यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि का अभ्यास करना चाहिए। ठीक है, अब मैं आपको ये यम नियम दूसरी वीडियो में लेके आऊँगा। अभी की वीडियो में केवल जो हम लोग त्राटक की बात करेंगे। इससे शरीर, प्राण, मन, अहंकार व चित्त की शुद्ध होने में सहायता मिलती है जब आप यम नियम, प्रत्याहार, धारणा ये करते हो उसके बाद उससे। ठीक है, अब आप लोगों से निवेदन ये है कि अगर आपके ये जो चार चक्र हैं नीचे के, मूलाधार, स्वादिष्ठान, नाभि और हृदय, ये चार चक्र खुल भी जाते हैं तो उससे ऊपर के तीन चक्र खुलने की इच्छा ना कीजिएगा, उसमें बहुत समय लगता है और बहुत ज़्यादा टाइम भी जाता है। देखो, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है वर्तमान में त्राटक के प्रयोग। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा हम समझते हैं। वर्तमान समय में जो त्राटक का प्रयोग कई प्रकार से कार्यों में लिया जा रहा है। जैसे विश्व में भी अनेक देशों में प्रयोगकर्ता जो है भिन्न विभिन्न प्रकार से समस्याओं को त्राटक शक्ति के प्रयोग द्वारा सुलझा रहे हैं। कुछ प्रयोगकर्ता दूसरे के कल्याण के लिए व्यस्त रहते हैं, मगर कुछ ऐसे भी प्रयोगकर्ता हैं जो स्वार्थ सिद्ध करने में लगे रहते हैं। इसका एक महत्वपूर्ण कारण ये भी है, त्राटक शक्ति का प्रयोग करने के लिए अभ्यासी का मात्र थोड़े से संयमित व अनुशासित होकर अभ्यास करने पर छोटे छोटे कार्य का सामर्थ्य आने लगता है। इसका प्रयोग परिणाम शीघ्र मिलने लगते हैं जब आप त्राटक की क्रिया को करना आरंभ करते हैं। थोड़ा सा समय आप लेंगे और आप देखेंगे कि आपके जो छोटे मोटे कार्य हैं वो तुरंत ही सिद्ध होना शुरू हो जाते हैं। जैसे कि मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देना चाहूँगा। आपने स्वामी विवेकानंद के बारे में सुना होगा। उन्होंने त्राटक के प्रयोग से ही अमेरिका के लोगों को अपने सम्मोहन की क्रिया के दौरान अपने अंडर लिया था और लोग उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए थे। आप लोगों ने बहुत बार ये कहानी सुनी होगी स्वामी विवेकानंद की, है ना। आप लोग देखते होंगे कि आजकल आपने जादूगरों को देखा होगा, वे मंच पर जादू दिखाया करते हैं। इस जादू को दिखाने में कुछ तो हाथ की सफाई होती है जिससे जो दर्शक होते हैं समझ नहीं पाते हैं। कुछ जादू ऐसी होती हैं जिसमें पूर्ण रूप से त्राटक का ही प्रयोग किया जाता है। त्राटक के द्वारा दर्शकों पर सम्मोहन किया जाता है। सम्मोहित हुए दर्शकों को वही दिखाई देता है जैसा जादूगर अपनी इच्छा शक्ति के द्वारा दर्शकों को संदेश देता है। उदाहरण, जादूगर अगर हाथ में रस्सी पकड़े हुए है मगर दर्शकों को दिखाई देता है कि वह सर्प पकड़े हुए है। आदि जादूगर त्राटक का प्रयोग किए बिना कुछ भी जादूगरी नहीं दिखा पाएगा, अर्थात सम्मोहन के द्वारा दर्शकों को वही दिखाई देता है जो होता ही नहीं है। ध्यान रहे, हाथ की सफाई के द्वारा भी दर्शकों को आश्चर्य में डाले रहते हैं। यदि आप इस जादू की वास्तविकता को समझ लेंगे तो आप यही कहेंगे कि जादूगर लोग दर्शकों को भ्रम में डाले रहते हैं। त्राटक के द्वारा आजकल सम्मोहन क्रिया बहुत की जाती है। किसी को सम्मोहित करने के लिए त्राटक में अच्छी तरह से पारंगत होना चाहिए। सच तो है कि मैं भी एक योगी था। जब मैंने योग क्रियाएँ की थी तो त्राटक का अभ्यास मैंने आध्यात्मिक कार्यों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ में लिया है। और आगे जब मैं आपको ये बताऊंगा बिंदु त्राटक के बारे में, तब मैं आपको बताऊंगा जब आप बिंदु त्राटक कर रहे होते हैं उस समय क्या क्या अनुभूतियाँ होती हैं और कैसे कैसे आप उस मार्ग में आगे बढ़ते हो। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है त्राटक का प्रभाव। ये हमारा आप ही का विषय है। अब इस पर हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। जब मनुष्य किसी वस्तु या पदार्थ को बिना किसी भाव के प्रयत्नपूर्वक निरंतर दीर्घ काल तक देखता रहता है तब इस क्रिया को त्राटक कहते हैं। आंखों द्वारा तेजस रूप में निकली हुई वृत्तियाँ, आप समझ रहे हो ना वृत्तियाँ किसे कहते हैं? नहीं समझो तो आप एक बार गूगल कर लेना। जो वृत्तियाँ होती हैं मन की वृत्तियाँ होती हैं, यानी कि प्रेरणाएँ बोल सकते हो एक तरह से, लेकिन ये बहुत सूक्ष्म होती हैं।
ये आँखों से दिखाई नहीं देती हैं, ठीक है। तो आँखों द्वारा जो तेजस रूप में निकली हुई वृत्तियों को एक जगह केंद्रित करने के लिए ये अभ्यास किया जाता है, जिसे हम त्राटक कहते हैं। योग मार्ग में त्राटक का महत्व बहुत अधिक है। योग के अभ्यास में मन को संयमित करके अंतर्मुखी करना अति आवश्यक है। जब तक मन एक जगह ठहर कर अंतर्मुखी नहीं होगा, तब तक धारणा, ध्यान और समाधि का अभ्यास नहीं किया जा सकता। मन एक जगह ठहरता ही नहीं है, क्योंकि रजोगुण का प्रधान होने के कारण उसके अंदर जो चंचलता रहती है, चंचल होने के कारण मन सदैव एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ की ओर भागता रहता है। उसे अगर आप एक जगह ठहराना चाहें तो वह नहीं ठहरेगा। आप मन को एक जगह ठहरा दें या रोक दें, फिर उससे कहो तुम इसी स्थान पर कुछ क्षणों तक ठहरे रहो, भागना नहीं। आपको पता ही नहीं चलेगा कि मन कब भाग गया। कुछ समय बाद आपको पता चलेगा कि मन को तो मैंने अमुक जगह पर ठहरने के लिए कहा था, मगर पता नहीं कब वह बाजार की ओर, कार्यालय की ओर, मित्रों की ओर, रिश्तेदारों की ओर भाग गया। इसी भागते हुए मन को एक जगह ठहराने के लिए त्राटक का अभ्यास किया जाता है। अब हम लोग थोड़ा सा मन के विषय में जान लें। मन ऐसा क्यों करता है यह भी जानना जरूरी है, क्योंकि मन इधर उधर भागेगा तब आपकी दृष्टि एक जगह नहीं ठहरेगी। आप अपने लक्ष्य को भूल जाएंगे। मन कहीं पर चला जाता है तब आप स्वयं अपने आप को ही भूल जाते हैं। यह भी याद नहीं रख पाते कि आप क्या देख रहे थे, जबकि स्थूल वस्तु वहीं विद्यमान रहती है। इसी प्रकार आंखें बंद करके जब मन को ध्येय वस्तु पर ठहराएंगे, तब वह कुछ क्षणों बाद इधर उधर भाग जाएगा, क्योंकि उसे भागने की आदत पड़ी हुई है। जहाँ जहाँ जिस जिस विषय पर भागेगा, उसी विषय की आपको याद दिलाएगा। आप यह भी भूल जाएंगे कि मैं ध्यान करने के लिए आसन पर बैठा हुआ हूँ। कुछ समय बाद याद आएगा आप ध्यान करने के लिए बैठे हुए हैं। आप फिर मन को ध्येय वस्तु पर लगाएंगे, पर मन फिर इधर उधर भागेगा, क्योंकि उसकी आदत पड़ी हुई है। मन क्यों इधर उधर भागता है, एक जगह क्यों नहीं ठहरता? हम इसको इस प्रकार समझते हैं। मनुष्य जब किसी भी प्रकार का कर्म करता है, तब उन कर्मों का संस्कार चित्त पर बनते हैं, अथवा क्रमशः चित्त पर एकत्र होते रहते हैं। बार बार उसी चित्त पर एकत्र होते रहते हैं जब तक आप कोई कर्म करते हैं, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, ठीक है। चित्त पर दो प्रकार के संस्कार विद्यमान रहते हैं। एक प्रारब्ध कर्माशय के द्वारा होता है, दूसरा होता है वो संचित क्रमाशय होता है, ठीक है। जो क्रमाशय चित्त की ऊपरी सतह पर प्राप्त, क्रमाशय बोलते हैं मतलब कर्मबद्ध, कोई कर्म होता है उसको क्रमाशय बोलते हैं, ठीक है। ऊपरी सतह पर प्रधान रूप से रहते हैं हमारे चित्त पर, ठीक है, प्रधान रूप से बने रहते हैं। उन प्रारब्ध कर्माशय कहते हैं, उन प्रारब्ध को कर्माशय कहते हैं। जो प्रारब्ध बन जाते हैं, आप समझते होंगे प्रारब्ध कैसे होते हैं, जो आपने कर्म किए हैं उसके द्वारा जो आपको परेशानी आने वाली हैं या जो अड़चन आने वाली है, उनको प्रारब्ध बोलते हैं, ठीक है। इन कर्माशयों को वर्तमान में जन्म में भोगना अनिवार्य है, और जो भी आप लोग कर्म करोगे उसको इस जगत में भोगना बहुत अनिवार्य है। जो प्रारब्ध है, जो कर्माशय चित्त की निचली सतह पर सुषुप्त रूप में विद्यमान रहते हैं, उन्हें संचित कर्माशय कहते हैं। इन्हें वर्तमान जन्म में नहीं भोगना पड़ता, बल्कि अगले जन्मों में भोगना पड़ता है। जो सोए हुए कर्माशय होते हैं, यानी जो सोए हुए भोग या जो सोए हुए प्रारब्ध होते हैं, प्रारब्ध बोलते हैं कर्माशय को, ठीक है। उन संचित कर्माशय को कहते हैं, और उनको जो है नेक्स्ट जो आपका अगला जन्म होगा उसमें भोगना पड़ता है। आप मैं आगे बताऊँ इसको। जब आपका स्पंदन करना बोलते हैं इसको, एक तरह से आप ऐसे बोल सकते हो, अथवा चित्त में स्पंदन जब होता है ना, तो स्पंदन होने के से क्रमाशय बाहर की ओर निकलते रहते हैं। जब आप टाटा करते हो, स्पंदन मतलब हलचल, यानी कि वाइब्रेशन बोल सकते हो स्पंदन को। तो आपकी जो वृत्तियाँ होती हैं वो बहिर्मुखी होकर आँखों के द्वारा तेजस रूप में बाहर निकलती हैं, और आपको जब आप टाटा करोगे तो ये निकलती हुई दिखेंगी। आगे मैं आपको बताऊँगा इस चीज़ के विषय में। तेजस रूप में निकलती हैं वृत्तियाँ, 10 पदार्थों को स्वरूप धारण कर लेती हैं। उन्हीं पदार्थों के स्वरूप पृथ्वी में हमारे मस्तिष्क में पड़ता है। इससे पदार्थ के विषय में ज्ञान होता है। इसको आप जब आप 9th क्लास में होगे तो आपने लाइट चैप्टर पढ़ा होगा। तो जबकि आपकी आँखों से जब ये चीज़ें निकलती हैं, जब आपकी आँखों से किरणें निकलती हैं किसी पदार्थ में पड़ती हैं, स्थूल पदार्थ से, और फिर वो जब लौट के आपके आँख में जाती है, तभी आपको जो है उसका प्रतिबिंब दिखता है, यानी उसकी इमेज दिखती है आपको, ठीक है। अब मन को शांति कैसे मिलती है? लेकिन मन को जो शांति मिलती है वो प्राणों के द्वारा मिलती है। मन और प्राण का आपस में गहरा सामंजस्य है, दोनों एक दूसरे के पूरक है। मैंने आपको ये पहले भी वीडियो में बताया हुआ है। यदि प्राणों की गति को रोक दिया जाए तब मन अपने आप ठहरने लगता है। इसी प्रकार अगर आप मन को एक जगह ठहरा कर यानी रोक दिया जाए, तब प्राणों की जो गति अपने आप ठहरने लगती है। जब त्राटक के अभ्यास में मन को रोकते हैं, तब प्राणों की गति भी अपने आप रुकने लगती है। जिस अभ्यासी का त्राटक का अभ्यास बिंदु पर 1 घंटे का होता है, उस अभ्यासी के प्राणों की गति भी प्रभाव में आने लगती है और वो उसको रोकने लग जाता है। त्राटक के अभ्यास के द्वारा जब मन को एक जगह ठहराने का अभ्यास करते हैं, तब धीरे धीरे कठोर अभ्यास के द्वारा मन ठहरने लगता है।
तब अभ्यास के द्वारा मन की रजोगुण व तमोगुण की मात्रा घटने लगती है। रजोगुण की मात्रा कम होने से उसकी चंचलता कम होने लगती है तथा तमोगुण की मात्रा कम होने से सत्वगुण का प्रभाव बढ़ने लगता है। ये रजोगुण, तमोगुण और जो स्थूल शरीर, जागृत शरीर, अगर आप चाहोगे तो इसके ऊपर मैं एक सेपरेट जो है वीडियो आपके लिए बना दूंगा। कमेंट कर देना कोई भी चीज़ अगर आपको समझ में ना आए, मैं आपको हर एक, और जो लोग भी स्टार्ट करने जा रहे हो टाटक, एक बार से मुझे कमेंट में बता देना और जो भी अनुभव हो मुझसे शेयर करते रहना और मैं आप लोगों को उसमें हेल्प करता रहूँगा, ठीक है। जब आप टाटक का अभ्यास करते हैं तो आपका जो आलस से, जो नकारात्मक सोच में भी परिवर्तन आने शुरू हो जाते हैं। अभ्यासी की सोच बदलने लगती है, मन के अंदर शुद्धता व व्यापकता आने लगती है। इससे मन सशक्त बनता है। मन के सशक्त व बलवान होने से अभ्यासी के अंदर निर्भीकता या निडरता वाली सोच आने लगती है। जब तक मनुष्य टाटक का अभ्यास नहीं करता तब तक उसका मन कमजोर स्वभाव का बना रहता है। उसकी संकल्प शक्ति में भी किसी भी प्रकार का बल नहीं रहता। ऐसा मनुष्य संकल्प शक्ति द्वारा किसी भी कार्य को कर नहीं सकता है। टाटक का अभ्यास करने वाला मनुष्य की संकल्प शक्ति अभ्यास अनुसार शक्तिशाली हो जाती है। ऐसी अवस्था में साधक संकल्प के द्वारा ढेरों कार्य करता है और कर भी सकता है। टाटक शक्ति द्वारा आध्यात्मिक सूक्ष्म रूप से, स्थूल रूप से ढेरों कार्य कर सकता है जो टाटक का अभ्यासी है। अभ्यासी के अंदर ऐसी विलक्षणता आ जाती है कि उसके द्वारा किए गए कार्यों को देखकर संसारी मनुष्य आश्चर्यचकित हो जाते हैं। इसलिए टाटक के द्वारा आजकल ढेरों प्रकार के कार्य किए जाते हैं। इस प्रकार के कार्यों को करने के लिए किसी प्रकार का धन खर्च नहीं होता है। अब प्रश्न उठता है कि टाटक के अभ्यास से ऐसे कार्यों को करने की सामर्थ्यता कैसे आ जाती है। सामान्य अवस्था में मन जब तेजस्वी रूप में बाहर निकलता है उस समय मन चारों ओर फैला रहता है, ठीक है। अर्थात तेजस रूप में किरणें सांसारिक पदार्थों पर फैली रहती हैं। इन किरणों को स्वरूप फैले रहने के कारण मन अत्यंत कमजोर अवस्था में रहता है, क्योंकि अज्ञानता के कारण सांसारिक पदार्थों में आसक्त रहता है। इसी आसक्ति के कारण मन रोग, द्वेष, मोह आदि से युक्त रहता है। यह उसकी कमजोरी रहती है। जब टाटक के अभ्यास के द्वारा मन की तेजस रूपी किरणों को एक स्थान पर केंद्रित करने का प्रयास करते हैं तब फैली हुई किरणें एक जगह पर एकत्र हो जाती हैं। ये एकत्र किरणें जब एक जगह पर देर तक ठहरने लगती हैं तब मनुष्य शुद्ध, व्यापक व सशक्त होने लगता है। अभ्यास के द्वारा मन इतना शक्तिशाली हो जाता है कि अभ्यासी द्वारा किए गए संकल्प से ही कार्य होने लगते हैं। जैसे सूर्य की बिखरी हुई किरणें लेंस के द्वारा एक जगह पर डाली जाती हैं तब उस जगह पर आग लग जाती है, मगर बिखरी हुई किरणों से आग नहीं लग पाती, क्योंकि बिखरी हुई अलग अलग किरणों में इतनी सामर्थ्य नहीं होती कि वह आग लगा सके। इसी प्रकार मन को समझना चाहिए। फैला हुआ मन जब एक जगह एकत्रित होता है तब वह शक्तिशाली हो जाता है। उसी प्रकार पतली लकड़ी को आप आसानी से तोड़ सकते हैं। अगर इन्हीं पतली लकड़ियों का एक साथ बांधकर गट्ठर बना लिया जाए तो गट्ठर को आप नहीं तोड़ पाएंगे। इसी प्रकार मन होता है। जब आप अपनी जो मन की जो वृत्तियाँ हैं उनको एक जगह पर केंद्रित करते हैं तो आपका मन बहुत शक्तिशाली हो जाता है। उसके द्वारा आप कुछ भी कर सकते हैं। जो भी आपका मन करे वो आप कर सकते हो। जिसका भी आप संकल्प करेंगे वो कार्य आपका सिद्ध होने लगता है। अब जो तेजस रूपी मन को जब किसी एक वस्तु पर बांधते हैं या टिकाते हैं तब पहले तो मात्र कुछ क्षण ही बिना पलक झपकाए देख पाते हैं, परंतु जब धीरे धीरे अभ्यास के द्वारा मन एक जगह टिकने लगता है, अर्थात वृत्तियाँ जब एक जगह केंद्रित होने लगती हैं तब उसकी चंचलता धीरे धीरे शांत होने लगती है। उन वृत्तियों से रजोगुण की मात्रा कम होने लगती है। इनके साथ ही प्राणों की गति भी ठहरने लगती है। प्राणों की गति कम होने से प्राणों में शुद्धता आने लगती है, अर्थात प्राण भी शुद्ध होने लगते हैं। प्राण शुद्ध होने से वृत्तियों का रजोगुण व तमोगुण में भी जो है कम होना शुरू हो जाता है। वृत्तियाँ यानी कि मन शुद्ध होने के कारण व्यापक होने लगती हैं, क्योंकि जितना शुद्ध होगा उतना व्यापक होने लगेगा आपका मन और आपकी वृत्तियाँ। इसका कारण है सतोगुण की मात्रा बढ़ना। सतोगुण बढ़ाओ, कोशिश करो आप अच्छा खाएं, अच्छा से रहें, शुद्धता रखें अपने शरीर में। तो सतोगुण वृत्तियों को ऐसी अवस्था में व्यापक व प्रकाशित बनाता है, क्योंकि सतोगुण का जो प्रभाव है जो प्रकाशक व हल्का होता है, ठीक है, जो सतोगुण का प्रभाव होता है, इससे इसका अभ्यासी के चित्त पर भी बहुत प्रभाव पड़ता है। चित्त की मलिनता नष्ट होने लगती है। ये सिर्फ केवल टाटक आप समझें, मैं आपको इतनी गहराई से इसीलिए समझा रहा हूँ कि आप एक एक चीज़ समझ जाएं कि केवल टाटक केवल देखने का एक प्रक्रिया नहीं है। उससे आपके अंदर की चीज़ें, जो स्थूल शरीर और कारण शरीर पे हमें काम करना है। केवल हमें स्थूल शरीर पे काम नहीं करना, क्योंकि आप जो भी सिद्धियाँ होती हैं किसी को भी अपने वश में करते हैं, किसी के मन की बात जानने की कोशिश करते हैं, तो वो जो सारे काम हो रहे होते हैं वो सूक्ष्म शरीर पे हो रहे होते हैं। तो सूक्ष्म शरीर के लिए आपके प्राण शुद्ध होना, आपका चित्त शुद्ध होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है।
त्राटक के अभ्यास से अभ्यासी के अंदर धीरे धीरे बहुत बड़ा परिवर्तन आने लगता है। प्रकृति के 5 तत्वों द्वारा बनी है। प्रकृति जो हमारी ये जो आप देख रहे हो पृथ्वी 5 तत्वों से बनी है। इन 5 तत्वों पर 3 गुणों का प्रभाव पड़ता है। मैं थोड़ा सा यहाँ पर बता दे रहा हूँ, अगर आपको इसके ऊपर डिटेल में वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करना, मैं आपको डिटेल में वीडियो बना के दूंगा, ठीक है। तो इन 5 तत्वों पर 3 गुणों का प्रभाव पड़ता है। इन 5 तत्वों व 3 गुणों द्वारा प्रकृति अपनी रचना करती है तथा व्यवस्था पूर्वक क्रिया हो रही है। ये 5 तत्व कौन कौन से हैं? आकाश तत्व, वायु तत्व, अग्नि तत्व, जल तत्व, पृथ्वी तत्व, ये 5 तत्व हैं। 3 गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ठीक है। 3 गुण कभी अकेले नहीं रहते। प्रत्येक पदार्थ में तीनों गुणों की मतलब कुछ ना कुछ मात्रा सदैव विद्यमान रहती है। प्रकृति के सूक्ष्म से सूक्ष्म पदार्थ में या परमाणु में, चाहे फिर वो आपका फ़ैन हो, मोबाइल हो, उसमें भी सूक्ष्म, स्थूल और तीनों शरीर होती हैं। तभी तो आप अगर आप चाहेंगे कि मैं अपने आँखों से इस मोबाइल को उठा दूँ या यहाँ पे आग लगा दूँ, तो वो आप त्राटक के द्वारा इसीलिए कर पाते हैं क्योंकि हम जो काम कर रहे होते हैं अपने स्थूल शरीर पे नहीं कर रहे होते हैं, सूक्ष्म और कारण शरीर पे काम कर रहे होते हैं, उसको शुद्ध और उसको ताकतवर बनाने के लिए, उसकी शक्तियाँ बाहर लाने के लिए, ठीक है। तो मैंने आपको ये चीज़ें बताई हैं और इस पे ध्यान से और सुनना। जब मैं आपको बिंदु त्राटक बताऊंगा तो उसमें बताऊंगा कि कैसे कैसे आपको अनुभव होते हैं और कौन कौन से रंग दिखाई देते हैं। ये चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे आगे, ठीक है। चलते हैं अपन लोग अब नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। अभी इस टॉपिक में थोड़ा सा बचा है, मैं इसको भी कवर कर लेता हूँ। देखो, त्राटक का जब अभ्यास करते करते जब सफलता मिलने लगती है तब धीरे धीरे सतोगुण की मात्रा बढ़ने लगती है, रजोगुण और तमोगुण कमज़ोर पड़ने लगता है, ठीक है। सतोगुण प्रकाशक होता है। इस अवस्था में अभ्यानुसार जितना भी अभ्यास आपने किया होता है उसकी वृत्ति स्वच्छ या निर्मल होने लगती है। इस स्वच्छता या निर्मलता के कारण वृत्ति में विद्वान पृथ्वी तत्व भी निर्मल होने लगता है। मैंने भी आपको 5 तत्व बताए, इसमें से पृथ्वी तत्व भी है क्योंकि पृथ्वी तत्व की जो घनत्व होता है, जो डेंसिटी होती है, वो सबसे ज़्यादा होती है। जब पृथ्वी तत्व जब शुद्ध होने लगता है तब साधक को इस तत्व का रंग अभ्यास के समय दिखाई देने लगता है। जब आप बिंदु पर त्राटक करेंगे तो पृथ्वी तत्व का रंग आपको दिखाई देने लगेगा। अभ्यास के समय साधक को दिखाई देता है उसकी आंखों से पीले रंग की चमकीली किरणें निकल रही हैं। वे सभी किरणें उस वस्तु के अंदर समा रही हैं, ऐसा आपको दिखाई देगा जब आप अभ्यास करोगे। जिस वस्तु पर त्राटक का अभ्यास कर रहा होता है अथवा ऐसा दिखाई देता है कि उस वस्तु के आसपास पीले रंग का गोला सा या छल्ला सा बना रहा है। ये पीले रंग की किरणें या गोला पृथ्वी तत्व को दर्शा रहा होता है। मैं पहले भी कई बार लिख चुका हूँ कि बता चुका हूँ आप लोगों को कि मन तेजस रूप में आँखों के द्वारा बाहर की ओर निकालता है, तेजस रूप में किरणों को, ठीक है। अभ्यास के कारण व्यक्तियों को पृथ्वी तत्व का रंग दिखाई देने लगता है। अगर गौर करें, जो पीले रंग की किरणें अभ्यास के समय दिखाई दे रही हैं वह पहले नहीं दिखाई दे रही थी। इसका अर्थ हुआ अभ्यासी की दृष्टि में पैनापन आने लगा। जब आपको पीला कलर दिखाई देने लगे, ठीक है, तो आपको समझना चाहिए कि आपकी दृष्टि में पैनापन आना शुरू हो गया, अर्थात आंखों को पहले की अपेक्षा ज़्यादा सूक्ष्म देखने के लिए सामर्थ्य आपकी हो चुकी है तथा व्यक्ति में शुद्धता या व्यापकता बढ़ने लगती है, चंचलता धीरे धीरे कम होने लगती है। 5 तत्व के अपने अलग अलग रंग होते हैं। पृथ्वी तत्व का रंग पीला होता है, जल तत्व का रंग हरा होता है, अग्नि तत्व का रंग लाल होता है, वायु तत्व का रंग धूम्र या फिर सफ़ेद कलर का होता है, आकाश तत्व का रंग चमकीला नीला होता है। इन्हीं रंगों द्वारा तत्वों के विषय में जाना जाता है। त्राटक के अभ्यास के समय सबसे पहले पृथ्वी तत्व का रंग दिखाई देता है, फिर क्रमशः अभ्यास बढ़ने पर हरा रंग, लाल रंग, सफ़ेद रंग, नीला रंग दिखाई देता है। किसी किसी अभ्यासी को हरा व सफ़ेद रंग अभ्यास के समय नहीं दिखाई देता। अभ्यासी को रंग दिखाई देने के तरीके में थोड़ा सा अंतर भी हो सकता है। जैसे किसी भी अभ्यासी को जब आंखों से पीले रंग की किरणें निकलती हुई दिखाई देती हैं तब ऐसा लगता है आंखों से किरणें निकलकर सामने बिंदु पर समा रही हैं। बिंदु के आसपास गोल गोल छल्ले निकलते दिखाई देते हैं। बिंदु के आसपास पीले रंग का धब्बा सा दिखाई देता है। मैं ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने अभ्यास करके इस चीज़ को महसूस किया है। जब आप करोगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आप 15-20 दिन करोगे ना, उसमें ही आपको ये अनुभव होना शुरू हो जाएंगे। बस आप स्टार्ट करो और नियमित रूप से करो। अगर आपको सिद्धियाँ या आप सिद्धियाँ ही नहीं, अगर आपको पढ़ाई में भी फोकस चाहिए, आप किसी भी कार्य को करना चाहते हो तो त्राटक बहुत आवश्यक है। त्राटक के साथ साथ आपको नियम संयम भी बहुत आवश्यक है, ठीक है। ये जीवन ऐसे बेकार है, अगर आप लोग केवल यही इसी भोग क्रिया में लगे हो तो बेकार जीवन है। आप देखो, अध्यात्म से जुड़ोगे तो आपको बहुत अच्छे अच्छे अनुभव होंगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा। इस बात पे आप विश्वास करें। अब चलते हैं हम लोग आगे की चर्चा करते हैं इसी वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आ रही होगी। कोई भी प्रश्न हो आप ज़रूर से मुझे कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। आने वाली वीडियो में मैं बहुत अच्छी अच्छी जानकारी आप लोगों के लिए लेके आऊँगा। और प्रकृति अपनी रचना 3 अवस्थाओं वाली करती है, अर्थात 3 अवस्थाओं में विद्यमान रहती है। ये तीनों अवस्थाएं कारण अवस्था, सूक्ष्म अवस्था और स्थूल अवस्था। कारण अवस्था कारण जगत का निर्माण हुआ है, कारण अवस्था में। सूक्ष्म अवस्था में सूक्ष्म जगत का निर्माण हुआ है और स्थूल अवस्था से स्थूल जगत का निर्माण हुआ है। इसीलिए स्थूल जगत के अंदर सूक्ष्म जगत व्याप्त रहता है
और सूक्ष्म जगत के अंदर जो आप कह सकते हैं सूक्ष्म जगत की अपेक्षा जो अधिक सूक्ष्म है, यानी कि आप जैसे कि अगर जो आप कह सकते हो जैसे कि आपका अगर 10 किलो का वाट है तो उससे हल्का वाट जो है 5 किलो का है। सूक्ष्म यानी कि उसकी जो डेंसिटी, उसका जो घनत्व है। और सूक्ष्म जगत के अंदर कारण जगत व्याप्त है, यानी कि सबसे जो व्यापक है, जिसमें सबसे ज़्यादा शक्ति है, वो कारण जगत है। स्थूल जगत उसके नीचे उससे ऊपर आता है सूक्ष्म जगत, उससे ऊपर आता है कारण जगत। और सूक्ष्म जगत की अपेक्षा अधिक सूक्ष्म और व्यापक है कारण जगत। आपको जो प्रयास करना है कारण जगत तक पहुंचने का करना है। जब आप कारण जगत तक पहुंचोगे तो आपको विलक्षण सिद्धियां प्राप्त होंगी, विलक्षण काम आप कर पाओगे। जिस प्रकार प्रकृति स्थूल से लेकर कारण तक 3 अवस्थाओं में रहती है, इसी प्रकार पृथ्वी एक छोटे से छोटा परमाणु 3 अवस्थाओं में वाला होता है। ठीक है, चाहे कुछ भी हो, आपका लैपटॉप, आपका फ़ोन, आपका चार्जर, उसमें भी 3 अवस्थाएँ होती हैं, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। ठीक है, वह परमाणु भले ही स्थूल रूप वाला दिखे मगर उसके अंदर भी सूक्ष्म और कारण अवस्था वाला परमाणु विद्यमान रहता है। इसी प्रकार संसार की समस्त वस्तुओं के प्रति समझ लेना चाहिए। इसी प्रकार वृत्तियों के विषय में भी समझ लेना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक पदार्थ 5 तत्व 3 गुणों से युक्त होता है तथा तीनों अवस्थाओं में युक्त होता है। इसलिए कहा गया है आकाश भी 3 प्रकार का होता है। जो आप आकाश देखते हो ऊपर, भूताकाश, चित्ताकाश और चिदाकाश, ये 3 तरह के आकाश होते हैं। मेरे बहुत से जो साधक थे, जब मैं इस पे काम कर रहा था, जब हम लोग इसकी कह सकते हो अभ्यास कर रहे थे त्राटक का, उस समय जो मेरे साधक थे, मेरे साथ वाले जो लोग थे, उन्होंने बहुत से अभ्यासियों ने मुझसे आकाश तत्व का नीला रंग त्राटक के अभ्यास के समय दिखाई देता रहा। मैंने आकाश तत्व का साक्षात्कार कर लिया, ऐसा मुझे लगता है। कभी कभी मैं बहुत अच्छा प्रैक्टिस किया हूँ इस पर। अब ऐसा मुझे एक जो साधक था उसने मुझे आके बोला कि मैंने आकाश तत्व का साक्षात्कार कर लिया है, अब क्या करूं? यह नीला रंग भूताकाश का दिखाई दे रहा है। अभी तो अभ्यास की शुरुआत हुई है, आगे बढ़ने के लिए अभ्यास करना होगा। प्रत्येक मनुष्य की चित्त में संस्कारों का अंबार लगा होता है, उसमें तो अभ्यास का असर ही नहीं हुआ है। अर्थात चित्त तो अभी पूरी तरह से मलिन बना हुआ है। चित्त को शुद्ध करना भी अति आवश्यक है। यह शुद्धता यम नियम प्राणायाम से आएगी, आप इस बात को अपना गांठ बांध लें। ठीक है, तथा समाधि का भी अभ्यास आपको करना होगा, तभी त्राटक के अभ्यास के द्वारा उच्च लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। उच्च लक्ष्य मतलब आप गुरु पद में बैठना चाहते हैं, उसके लिए ना जब आप शुरुआत करेंगे ना, उस समय आप अब बस स्टार्ट करो, तो उसके बाद आप देखना कि आपके अंदर कितनी शक्ति आती है। ठीक है, मैंने आपको पहले बोला, ठीक है, अपना जो टॉपिक में लिखा था, जो बता रहा हूँ मैं आपको, जो पीछे भी मैंने आपको लिखा दिखाया था आपको वीडियो में। ठीक है, मैंने लिखा है कि वहाँ पे अभ्यासी अपने अभ्यास को और अच्छा कैसे बनाए। ठीक है, उसमें आपको बताया था कि प्राणायाम करो, यम करो, नियम करो, वहीं से आप लोग जो है अपने अभ्यास को अच्छा बना सकते हो और त्राटक में पूर्णता हासिल कर सकते हो। तो आप पहले मैंने वीडियो में बताया है कि पीले रंग की किरणें दिखाई देती हैं, कुछ दिनों तक पीले रंग की किरणें दिखाई देती हैं, फिर अभ्यास बढ़ने पर कभी कभी हरे रंग की किरणें दिखाई देती हैं। ज़्यादातर अभ्यासियों को हरे रंग की किरणें कम ही दिखाई देती हैं। लाल रंग की किरणें पीले रंग के बाद दिखाई देने लगती हैं। ऐसा अक्सर अभ्यासियों को देखा गया है और ये चीज़ मैंने भी अनुभव की है। अभ्यासियों को जल तत्व का रंग, वायु तत्व का रंग कम दिखाई देता है। वायु तत्व का रंग धूम जैसा होता है, सफ़ेद जैसा होता है, किसी किसी को हल्का सफ़ेद या मटमैला जैसा दिखाई देने लगता है। अंत में आकाश तत्व का हल्का चमकीला नीला रंग दिखाई देने लगता है। अभ्यासी इतने ही अभ्यास को पूर्ण समझने लगते हैं, जबकि अभी इसके आगे बहुत सा साक्षात्कार होना बाकी रहता है और लोग इसका प्रयोग करना आवश्यक होते हैं, मतलब ऐसा सोचने लगते हैं कि बस मेरा तो त्राटक साधना पूरी होगी, अब मेरे को नीला रंग दिखाई देने शुरू हो गया। अब हम नेक्स्ट विषय पे चलते हैं कि त्राटक का अभ्यास। देखो, त्राटक एक विज्ञान है। विश्व के ज़्यादातर देश इस पद्धति को अपना रहे हैं। इसकी खोज और अधिक से अधिक ज्ञान हमारे पूर्व काल के योगियों की ही देन है, क्योंकि त्राटक का पूर्व काल में अधिकाधिक प्रयोग किया गया जाता था। ठीक है, इससे स्पष्ट होता है कि त्राटक का अभ्यास भी अधिक से अधिक किया जाता था। आध्यात्मिक क्षेत्र में इसका प्रयोग मार्गदर्शन के रूप में किया जाता था। अध्यात्म के अतिरिक्त युद्ध क्षेत्र में भी त्राटक का प्रयोग किया जाता था। त्राटक में पारंगत व्यक्ति युद्ध क्षेत्र में अपने शत्रु को परास्त करने के लिए इसका प्रयोग करते थे। ऐसा स्तमन क्रिया द्वारा किया जाता था। विभिन्न प्रकार के रोगों का उपचार भी त्राटक द्वारा किया जाता था, अभी भी किया जा रहा है, विदेशों में देखोगे, और हमारे भारतवर्ष में भी अभी त्राटक के द्वारा भी चिकित्सा की जा रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि त्राटक का अभ्यास किसी भी धर्म विशेष से जुड़ा हुआ नहीं है। इसके लिए अभ्यास के द्वारा मानव जाति का विकास व लाभ होना निश्चित है, इसलिए विश्व के विभिन्न धर्मों के लोग इसे अपना रहे हैं। त्राटक का अभ्यास से मस्तिष्क का विकास होना, मन की चंचलता छोड़कर अंतर्मुखी होना, आँखों का स्वस्थ होना आदि संभव है। इसके अभ्यास से मनुष्य विलक्षण शक्तियों से युक्त हो जाता है। इस प्रकार की विलक्षणता अन्य प्रकार के सांसारिक कार्यों से प्राप्त नहीं हो सकती। अर्थात मनुष्य त्राटक के अभ्यास से अपना जीवन विकसित कर सकता है तथा दूसरों को
परोपकार भी कर सकता है दूसरों का, ठीक है। तो आप लोग इस पे थोड़ा ध्यान दें, योग की तरफ आएँ, योग में बढ़ें, जिससे आपका शरीर भी स्वस्थ रहे और आप आध्यात्म से भी जुड़े रहें। बात करें, त्राटक का अभ्यास सिर्फ एक ही प्रकार से नहीं किया जाता, बल्कि विभिन्न प्रकारों से क्रमशः किया जाता है। तभी अभ्यासी इस मार्ग में कठोर अभ्यास व यम नियम का पालन करते हुए आगे बढ़ता है और वही साधक सफल हो पाता है, वरना कुछ समय तक अभ्यास करके अनेक साधक भटक जाते हैं अथवा छोड़ देते हैं। त्राटक का अभ्यास कैसे किया जाता है? देखो, पहले बिंदु पर, फिर देवता के चित्त पर, ओम के चित्त पर, लौ पर, फिर दर्पण पर, फिर पेड़ पर, फिर चंद्रमा तारों पर और सूर्य पर। सूर्य हमारा अंतिम त्राटक है, मैंने पहले भी वीडियो में बताया है, ठीक है। कुछ अभ्यासी इससे भी ज़्यादा प्रकार से त्राटक का अभ्यास करते हैं, कुछ अभ्यासी मात्र 2-3 प्रकार से अभ्यास करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अभ्यासी का लक्ष्य क्या है। लक्ष्य के अनुसार मार्गदर्शक द्वारा बताए गए तरीकों से अभ्यास करना चाहिए। अगर अभ्यासी को गुरु पद पर बैठना है तो अवश्य समय निकालकर सभी प्रकार के अभ्यास उससे करने चाहिए। अगर अभ्यासी का केवल जो लक्ष्य है उसका केवल थोड़ी मोड़ी छोटी मोटी दूसरे के मन की बात जानना है या छोटी मोटी सिद्धियों की बात है, तो केवल उसको बिंदु त्राटक ही कर ले, तो उसमें भी उसको ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो अब हम बात करेंगे बिंदु पर त्राटक कैसे किया जाता है। अब इस चीज़ को सीखते हैं। देखो, किसी भी अभ्यासी को सबसे पहले जो है बिंदु पर त्राटक का ही अभ्यास करना चाहिए। बहुत से अभ्यासी बिंदु पर त्राटक का अभ्यास ना करके लौ पर त्राटक का अभ्यास करना शुरू कर देते हैं। कुछ अभ्यासी कभी लौ पर कभी बिंदु पर त्राटक का अभ्यास करते हैं। इस प्रकार से अभ्यास नहीं करना चाहिए। अभ्यास सदैव क्रमबद्ध तरीके से करना चाहिए। हर प्रकार के अभ्यास के सूक्ष्म रूप से कुछ न कुछ कारण होते हैं। त्राटक का अभ्यास आप सुबह, दोपहर, सायंकाल व रात्रि के समय कर सकते हैं। अभ्यासी को इतना अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि भोजन के तुरंत बाद त्राटक का अभ्यास नहीं करना चाहिए। भोजन करने के लगभग 1 घंटे बाद ही त्राटक का अभ्यास करना चाहिए। अभ्यासी चाहे तो भोजन करने से पहले अभ्यास कर सकता है, लेकिन भोजन करने के बाद नहीं करना चाहिए। त्राटक का अभ्यास करने से पहले अभ्यासी को यह जानकारी होनी चाहिए कि उसकी आँखों में किसी प्रकार का रोग तो नहीं है। अपने आँखों को देख लो अच्छे से कि कहीं आपकी किसी भी आँख में, जो भी अभ्यासी अभ्यास कर रहा है उसकी आँख में कोई रोग तो नहीं है। अगर आँखों में किसी प्रकार का रोग हो तो अब ऐसी अवस्था में उसे अभ्यास नहीं करना चाहिए। सबसे पहले उसे चिकित्सक के द्वारा उपचार करवाना चाहिए, फिर रोग पूर्ण रूप से ठीक होने पर ही अभ्यासी को अभ्यास शुरू करना चाहिए। अगर अभ्यासी की आँखों में किसी प्रकार का रोग है फिर भी वह अभ्यास करता है, तब उसका रोग और भी फैल सकता है। इस बात का आप ध्यान रखें। तथा आंखें खराब होने का भी डर रहता है। निरोगी आंखों के द्वारा ही त्राटक का अभ्यास करना चाहिए। अभ्यास करने से पहले एक आसन बना लेना चाहिए। आसन ऊर्जा का कुछ चालक होना चाहिए, ठीक है। आसन कुश का भी बना हो सकता है, कंबल का भी आसन हो सकता है। कंबल की पतली तह लगाकर उसके ऊपर स्वच्छ सफ़ेद रंग का कपड़ा बिछाकर बैठ जाओ, ठीक है। पतले स्पंज की सीट को भी आप आसन बना सकते हैं, उसके ऊपर सफ़ेद रंग का कपड़ा बिछा होना चाहिए। हमेशा यह ध्यान देना चाहिए कि आसन ज़्यादा नरम नहीं होना चाहिए और ना ही इतना कठोर होना चाहिए कि वह आसन आपके पैरों में चुभे। अब आप बाज़ार से सफ़ेद रंग का चार्ट खरीद लाएँ या अपने दीवार पे भी इसको कर सकते हैं। नीले रंग का स्केच या ब्लैक रंग का स्केच से पारदर्शी टेप व कैंची लें। जिससे कमरे में अभ्यास किया जाना है वहाँ पर किसी प्रकार का शोर आदि नहीं सुनाई देना चाहिए। कमरा साफ़ सुथरा होना चाहिए। सीलन बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। कमरे में अगर प्राकृतिक रूप से प्रकाश आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं तो कमरे के अंदर उचित प्रकाश की व्यवस्था करनी होगी। एक सफ़ेद रंग का मुलायम सा रूमाल लें। बड़ा आकार का कपड़ा अपने पास रख लेना चाहिए, या रूमाल हो या फिर बड़ा आकार का कपड़ा अपने पास रख लेना चाहिए। यदि कपड़ा मलमल का या फिर रुई ऐसे कुछ हो तो और भी अच्छा है, क्योंकि खुरदरा कपड़ा नहीं होना चाहिए, ये आंसुओं को पोंछने के काम आएगा। जिस कमरे में अभ्यास करना हो उसकी दीवार पर, फर्श पर 1 से 2 फीट ऊपर चार्ट को या टेप से चिपका लें, अथवा चार्ट को दीवार पर उतनी ऊंचाई पर चिपकाएं या फिर टांगें वहाँ पे, ठीक है। आसन पर बैठने पर आपकी आँखों के सीध में रहे। जो आपका जो चार्ट पे जो नीले रंग का जो आपने स्केच से 2 मिलीमीटर का आपको छोटा सा बिंदु बना लेना है, या सरसों के दाने बराबर, ठीक है। बिंदु साफ गोले का हो। अब आप फर्श पर अपना आसन बिछा लें। चार्ट से आसन की दूरी 1 या सवा मीटर की हो, यानी कि बिंदु से जो आपकी दूरी है वो 1 से सवा मीटर की होनी चाहिए। अब आपकी आँखों और बिंदु की दूरी 1 या सवा मीटर की होगी जब आप आसन पर बैठेंगे। तब बिंदु और आपकी आँखों के समांतर दिशा में होनी चाहिए। ऊपर न देखना पड़े और ना ही नीचे देखना पड़े, ताकि बिंदु को देखने के लिए अभ्यासी को अपनी दृष्टि ऊपर की ओर ना करनी पड़े, ना ही दृष्टि नीचे की ओर करनी पड़े। त्राटक का अभ्यास करते समय दृष्टि बिल्कुल सीधी होनी चाहिए।
कमरे में प्रकाश न ज़्यादा होना चाहिए और ना ही बहुत कम होना चाहिए, और ना ही बाहर से किसी प्रकार का हवा का झोंका आना चाहिए। अभ्यास के समय खुली हुई आंखों की बाहरी परत पर वायु के झोंके बिल्कुल नहीं लगने चाहिए। इस बात का अभ्यासी को बहुत अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। अभ्यास करने के लिए आसन बिछाकर सहजासन मुद्रा में बैठ जाइए। इस बात का ध्यान रहे कि अभ्यासी की रीढ़ सीधी होनी चाहिए। अभ्यास करने से पहले उस मुलायम कपड़े को तह लगाकर मोटा कर लेना चाहिए तथा अपने पास रख लें, क्योंकि आंसू पोंछने के काम आएगा। अब आप चार्ट पर बने नीले बिंदु को या फिर काले बिंदु को ये याद रखना है कि पलक नहीं झपकनी चाहिए और लगातार उस बिंदु को देखना है। बिना पलक झपकाए टकटकी लगाकर बिंदु को देखते रहना है। कुछ समय तक बिना पलक झपकाए देखने के बाद आंखों में जलन होने लगेगी। इस जलन को हठपूर्वक सहना ही होगा जब तक आप सह सकते हैं। अब हो सकता है कि आपकी आंखों से आंसू भी बहने लगे, आंखों में हल्की सी खुजली भी लग सकती है। जब तक आपकी आंख खोल के रख सकते हो खोले रहिए। अधिक जलन होने पर आंखों को बंद कर लीजिए। आंखों को बंद रखिए और आपके पास जो तय लगा हुआ मुलायम कपड़ा है उस कपड़े से आंखों के आंसू को धीरे से पोंछ लीजिए। आंखों पर दबाव नहीं दीजिए और ना ही हाथों की उंगलियों के द्वारा आंखों को खुजाएं। यदि आपने बिंदु को 2 मिनट तक लगातार देखा है तब आपको 2 मिनट तक आंखें बंद किए बैठे रहना चाहिए। आप इस बात को ध्यान दीजिएगा। कुछ क्षणों बाद आपकी आंखों की जलन धीरे धीरे शांत होने लगेगी। जलन शांत होने पर आप फिर आंखों को खोलकर चार्ट पर बने बिंदु पर बिना पलक झपकाए देखना शुरू कर दें। अभ्यास करते समय हो सकता है कि आपकी पलक झपक जाए। यदि ऐसा बीच में हो भी जाए तो भी अभ्यास में लगा रहना चाहिए। जब आपकी आंखों में जलन फिर से होने लगे तब आंखों को बंद कर लेना चाहिए। फिर भले ही पहले की भांति कपड़े से आंखों के आंसू को पोंछ लीजिए, साफ कर लीजिए। इसी प्रकार धीरे धीरे अभ्यास करते रहना चाहिए। शुरुआत में बिंदु पर टाटक का अभ्यास दिन में 2 बार अवश्य करना चाहिए। यदि आपके पास समय है तो ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करना चाहिए। टाटक का अभ्यास करते समय मन में किसी प्रकार का विचार नहीं लाना चाहिए और ना ही मंत्रों का जाप करना चाहिए। ऐसा करने से मन में चंचलता बनी रहेगी। जब आप बिंदु पर टाटक का अभ्यास कर रहे हो उस समय आपका लक्ष्य होना चाहिए कि चार्ट पर बना बिंदु और उसे टकटकी लगाकर देखना है। बस आपके लिए बिंदु के अतिरिक्त किसी की उपस्थिति नहीं होनी है। शुरुआत में आप 10-15 मिनट ज़रूर अभ्यास करें, फिर धीरे धीरे अभ्यास को समय और थोड़ा बढ़ा लें तो अच्छा होगा। जब कुछ दिनों तक लगातार दिन में 2-3 बार अभ्यास करते रहेंगे तब आपका टाटक का समय भी बढ़ जाएगा। फिर आंखों में जलन होना धीरे धीरे कम होने लगेगी। कुछ दिनों बाद ऐसा लगेगा कि चार्ट पर बने बिंदु के चारों ओर पीले रंग का छल्ला सा बना रहा है अथवा बिंदु पर पीले रंग का धब्बा सा बन रहा है। कभी कभी आपको लगेगा कि मेरी आंखों की ओर से पीले रंग की किरणें निकलकर बिंदु की ओर जा रही हैं अथवा बिंदु में समा रही हैं। धीरे धीरे बिंदु के आसपास पीले रंग का गोलाकार धब्बा बना हुआ देर तक दिखाई देगा अथवा कभी कभी लुप्त भी हो जाएगा। शुरुआत में तो पीले रंग का धब्बा बनता व लुप्त होता रहता है, मगर कुछ दिनों तक अभ्यास करने के बाद पीले रंग का धब्बा स्थिर होने लगता है। स्थिर होने का कारण यह है, अभ्यास के द्वारा जब मन थोड़ा सा स्थिर होने लगता है तब पीले रंग का धब्बा स्थिर हुआ दिखाई देता है। जब मन में स्थिरता समाप्त होकर हल्की सी चंचलता आ जाती है तब पीला धब्बा अदृश्य हो जाता है। यह हिलता हुआ दिखाई देता है अथवा कभी कभी अपनी जगह पर घूमता हुआ भी दिखाई दे सकता है। ये सारी क्रियाएं मन की स्थिरता व चंचलता पर आधारित होती हैं। इसलिए किसी किसी अभ्यासी के अभ्यास के समय बिंदु गोल गोल नाचता सा दिखाई देता है। सच तो यही है कि बिंदु चार्ट पर बना हुआ तथा स्थिर है। मन के अंदर स्थिरता ना होने के कारण अभ्यासी को ऐसा दिखाई देता है अथवा कभी कभी बिंदु के अंदर से दूसरा बिंदु निकलता हुआ दिखाई देता है। एक बार में 2 बिंदु दिखाई देने लगते हैं। यह अभ्यासी की दृष्टि का दोष है। इस पे ध्यान देना कि अभ्यासी को एक ही बिंदु दिखाई देगा। बिंदु इधर उधर जाता हुआ दिखाई दे सकता है लेकिन एक बिंदु 2 नहीं दिखाई दे सकते। अगर ऐसा हो रहा है तो आपकी दृष्टि में दोष है। आप अपनी आंखों का चेकअप कराएं। यह पीले रंग की किरणें, पीले रंग का धब्बा या जो जैसा भी गोलाकार दिखाई देता है, मैं पहले लिख चुका हूँ, पहले बोल चुका हूँ और अपने वीडियो में भी बता चुका हूँ कि मन की वृत्तियाँ तेजस रूप में बाहर की ओर आँखों के द्वारा निकलती हैं, अर्थात वृत्तियाँ ही तेजस रूप में बाहर निकलती हैं। जब आपको अभ्यास करेंगे तो उस समय निकलती हुई दिखाई देगी पीले कलर की। जब आप बिंदु पर टाटक करेंगे शुरुआत होगी जब आपकी। ये वृत्तियाँ चित्त पर स्थित संस्कारों का ही रूप होती हैं। संस्कार चित्त की भूमि पर वृत्ताकार रूप में विद्यमान रहते हैं। चित्त पर स्पंदन होने के कारण ये गोलाकार वृत्तियाँ बाहर निकलने लगती हैं। जब ये वृत्तियाँ चित्त की भूमि पर विद्यमान रहती हैं तब इनका स्वरूप वायु तत्व से संबंधित रहता है। लेकिन जब ब्रह्ममुखी होते समय इनमें तमोगुण का प्रभाव बढ़ जाता है तथा इनका घनत्व भी बढ़ जाता है। तब ये वृत्तियाँ अग्नि तत्व के रूप में
परिवर्तित हो जाती हैं, फिर आंखों के द्वारा बाहर निकलने लगती हैं। मैंने ये बस समझाया कि बाहर निकलती हैं, कैसे निकलती हैं, इस पे ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता भी नहीं है। बस ये नॉर्मल समझ लो कि जब आप टाटा करोगे उस समय आपकी आंखों से वृत्तियाँ बाहर निकलती हैं। वृत्तियाँ की वास्तविक स्वरूप को समाधि की उच्च अवस्था में देखा जा सकता है कि आपकी वृत्तियाँ किस स्वरूप की हैं, क्या आपने कर्म किया था। जब आप समाधि की उच्च अवस्था में पहुँचोगे, यानी टाटक आपका परिपक्व अवस्था में हुआ, तब इस चीज़ का आप अनुभव कर पाओगे। इसलिए टाटक का अभ्यास करते समय मन में वृत्तियाँ गोलाकार छल्लों जैसे आकार में दिखाई देती हैं। ये मैंने आपको समझाया है कि वृत्तियाँ क्यों गोलाकार रूप में दिखाई देती हैं। खैर, जब आप करोगे टाटक और उच्च अवस्था में पहुँचोगे तो ये ज्ञान आपको स्वतः ही हो जाता है, तथा गोलाकार धब्बे के रूप में भी दिखाई देती हैं। ठीक है, कभी कभी अभ्यासी को ये वृत्तियाँ आंखों से किरणों के रूप में भी निकलती हुई दिखाई देती हैं। जब आप अभ्यास करोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आपकी आंखों से पीली कलर की किरणें निकल रही हैं और उस बिंदु में समा रही हैं, मगर यही किरणें चार्ट पर बने बिंदु गोलाकार रूप में भी दिखाई देती हैं। 5 तत्वों से बनी होने के कारण इन तत्वों के 5 रंग दिखाई देते हैं, अर्थात अभ्यासी के द्वारा वृत्ति को साक्षात्कार होने लगता है। इस बात को ध्यान रखिएगा कि जब आप टाटक करेंगे तो आपको अलग अलग तरीके के रंग दिखाई देंगे। उससे आप ये पता कर सकते हो कि हमारी टाटक साधना किस लेवल पे चल रही है। अभ्यासी की शरीर की शुद्धि, प्राण शुद्धि और मन शुद्धि के अनुसार ही टाटक में सफलता और असफलता विद्यमान रहती है। सतोगुणी स्वभाव वाले अभ्यासी को टाटक में अभ्यास में जल्दी स्वतंत्रता मिलती है। जो स्मोक ड्रिंक वगैरह या जो सात्विक भोजन करते हैं उनको सफलता जल्दी मिलती है। तमोगुणी स्वभाव वाले अभ्यासी को सफलता देर से मिलती है। इसलिए अभ्यासी को अपनी शुद्धता का भी ध्यान रखना चाहिए। शुद्ध रहने के लिए सात्विक भोजन करना चाहिए तथा प्राणायाम का अभ्यास बहुत करना चाहिए। कभी कभी टाटक के अभ्यास में असफलता का कारण आसपास का शोर भी होता है। कानों में शोर सुनाई पड़ने से मन एकाग्र नहीं होता है। इसलिए टाटक का अभ्यास ऐसी जगह करना चाहिए जहाँ पर बच्चों का, वाहनों का, रेडियो व अन्य प्रकार की ध्वनियों का सुनाई ना दे। इसीलिए आप जो है ऐसा बोल सकते हैं कि अभ्यास को सिद्ध होने में समय लग जाता है। टाटक के अभ्यास के लिए कोई समय निश्चित नहीं होता। इसलिए यदि आपके यहाँ शोर आ रहा है तब टाटक का अभ्यास सूर्योदय से पहले रात्रि के 9-10 बजे के बाद किया जा सकता है, क्योंकि सुबह शोर नहीं होता और रात्रि को अक्सर शोर कम होता है। जब टाटक का अभ्यास 15 से 20 मिनट हो जाता है, अर्थात अभ्यासी 15-20 मिनट तक बिना पलक झपकाए लगातार देखता रहे, तब उसके मन में थोड़ी सी स्थिरता आने लग जाती है। उस समय अभ्यासी को पीले रंग की किरणें व धब्बे की जगह हरे रंग की किरणें अथवा धब्बा दिखाई देने लगता है। हमने अपने इस आध्यात्मिक काल में देखा है कि हरे रंग का धब्बा या किरणें बहुत ही कम साधकों को दिखाई देने लगता है। हमारे साथ जो हमारे सहपाठी थे उनमें से भी बहुत ही कम लोग ऐसे थे जिनको ये हरे कलर का धब्बा या रंग दिखाई देता था। मुझे भी हरे कलर का धब्बा दिखाई नहीं दिया है, मैं आपको स्पष्ट बताना चाहता हूँ। मुझे पीले रंग का धब्बा, उसके बाद लाल रंग का धब्बा दिखाई दिया था। मुझे इस जो हरे रंग का धब्बा है ये नहीं दिखाई दिया था, और ना ही मुझे सफ़ेद रंग का धब्बा दिखाई दिया था। इसका अर्थ है टाटक के अभ्यास के कारण शुद्ध हुई वृत्तियों को जल तत्व को रंग दिखाई दे रहा है। अगर आपको सफ़ेद रंग का दिखाई देता है तो, या हरे रंग का दिखाई देता है तो ठीक है। अगर किसी अभ्यासी को हरे रंग की किरणें ना दिखाई दे तो इसका अर्थ यह नहीं है कि उसके अभ्यास में किसी प्रकार की त्रुटि हो गई है। इसलिए अभ्यासी की ऐसी अवस्था में चिंतित ना हो। एक आवश्यक बात मैं बता दूं, कभी कभी किसी अभ्यासी को शीघ्र पीले रंग की किरणें नहीं दिखाई देती। जब उसका अभ्यास 15-20 मिनट का हो जाए, वह अपने आंखें बंद करके आसन पर बैठ जाए, फिर उसी बिंदु पर देखने का प्रयास करे जिस बिंदु पर अभ्यास कर रहा है। कुछ क्षणों बाद वह बिंदु अंधकार में दिखाई देने लगेगा, यानी कि आंख बंद करके भी वो बिंदु दिखाई देने लग जाएगा। उस समय वह बिंदु पर अपनी जगह पर स्थित नहीं होगा, बल्कि हिलता हुआ दिखाई देगा। कभी बाईं ओर, कभी दाईं ओर, कभी ऊपर की ओर, कभी नीचे की ओर गति करता हुआ दिखाई देगा। यह बिंदु जो गति करता हुआ दिखाई दे रहा है, इसका अर्थ है कि मन अभी स्थिर नहीं हो रहा। जब कुछ सप्ताहों या महीनों तक अभ्यास रहेगा तब चार्ट में बिंदु के आसपास नीले रंग का धब्बा बनता नजर आएगा। ये उन लोगों के लिए जो तमोगुणी हैं, अगर उनको जल्दी नहीं होता है तो हो सकता है उनको ये महीने लग जाए, कुछ सप्ताह या कुछ महीने लग जाए। अर्थात जो लोग रेगुलर करते हैं, मतलब जो सात्विक लोग हैं, उनको 7 या 8-10 दिन में ही ये पीला रंग का धब्बा दिखाई देने लग जाता है। ठीक है, लेकिन आप मान के चलो 1 महीना आप मिनिमम मान के चलो, उसके बाद आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस और वो जो सारी चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ वो उसका आप अनुभव कर पाएंगे। टाटक का आधे घंटे का अभ्यास होने पर पीले या हरे रंग का धब्बे की जगह हल्के लाल रंग की किरणें निकलती हुई दिखाई देने लगेंगी तथा लाल रंग का धब्बा भी दिखाई देने लगेगा। यह लाल रंग की किरणें हर अभ्यासी को एक निश्चित समय पर अवश्य दिखाई देती हैं। इस रंग की किरणों का अर्थ है उसे अग्नि तत्व का रंग दिखाई दे रहा है। ये लाल रंग की किरणें व रंग देखने के अभ्यासी को बहुत ही अच्छी लगती हैं, लाल रंग की। ठीक है, ये रंग हमारे शरीर के तत्वों को भी दर्शाता है। कभी कभी साधक को दिखाई देता है कि चार्ट पर बना नीला बिंदु, इस बिंदु के चारों तरफ पीले रंग का गोला चौड़ा सा छल्ला बना है। इस पीले रंग के छल्ले के आसपास हरे रंग का गोला
सा है, मतलब कि आप देख सकते हो इस चीज़ को जब आप करोगे। फिर हरे रंग के गोले के छल्ले के चारों ओर लाल रंग का छल्ला बना हुआ है, यानी कि जैसे आप टीवी में देखे थे ना, पहले पीला फिर लाल फिर हरा ऐसे करके आपको दिखाई देगा एक बिंदु पे। उस समय समझ लो कि आपका जो मन है स्थिर हो रहा है। ठीक है, एक समय ऐसा भी आता है जब बिंदु के बाहर चारों ओर क्रमशः इन सभी रंगों का छल्ले हुए बने हुए दिखाई देते हैं। ऐसा दृश्य विरले ही अभ्यासी को दिखाई देता है। मुझे ऐसा दृश्य दिखाई दे गया था, इसलिए मैं इस चीज़ का वर्णन आपको कर पा रहा हूँ। इस प्रकार का अभ्यासी निश्चय ही भविष्य में श्रेष्ठ बनता है। वह साधारण साधक से भी अधिक श्रेष्ठता के लिए रहता है। अभ्यास जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे अभ्यासी के अंदर अंतर्मुखता भी आने लगेगी। वह उसकी सोच में बदलाव आने लगता है। टाटक का अभ्यास करते करते अग्नि तत्व की लाल रंग की किरणें व बिंदु के आसपास लाल रंग का धब्बा नजर आने लगता है। अभ्यास के और बढ़ने पर लाल रंग की जगह सफ़ेद या मटमैला धूम्र जैसा रंग दिखाई देने लगता है। यह वायु तत्व का रंग होता है। इस प्रकार की किरणें व धब्बे से सभी अभ्यासियों को नहीं दिखाई देता। जल जैसे जल तत्व का रंग सभी अभ्यासियों को दिखाई नहीं देता, पीले रंग का हर किसी को दिखाई देगा। वैसे ही हरे रंग का भी अपेक्षा धूम्र कलर का जो होता है, सफ़ेद कलर का मटमैला कलर का, वो भी सभी अभ्यासियों को दिखाई नहीं देता। बाकी लाल और पीला और नीला ये सबको दिखाई देते हैं, लेकिन जो हरा हो गया और जो सफ़ेद या मटमैला हो गया वो सबको दिखाई नहीं देता है। जब अभ्यास कुछ महीनों का हो जाता है तब उसे आंखों से नीले रंग की किरणें निकलती हुई दिखाई देती हैं। ये किरणें बहुत ही चमकीली होती हैं। नीली किरणें आंखों से निकलकर बिंदु की ओर जाती हुई दिखाई देती हैं। इन किरणों के द्वारा बिंदु के आसपास नीले रंग का चमकदार धब्बा बनने लगता है। शुरुआत में नीले रंग की किरणें कुछ क्षणों के लिए दिखाई देती हैं, फिर अदृश्य हो जाती हैं। अदृश्य होने के बाद फिर पहले वाले रंग दिखाई देने लगते हैं, मगर साधक के बराबर अभ्यास से इस रंग की किरणें ज़्यादा मात्रा में निकलने लगती हैं तथा चमकीले नीले रंग का धब्बा भी देर तक ठहरा हुआ दिखाई देता है। जब उसका अभ्यास ज़्यादा हो जाता है तब अभ्यासी को अगर दीवार पर भी बिंदु बनाकर दूर से अभ्यास करें तब भी कुछ समय बाद पहले की तरह नीला धब्बा दिखाई देने लगेगा तथा आंखों से निकलती हुई नीले रंग की किरणें भी दिखाई देने लगेंगी। कुछ अज्ञानी अभ्यासी इतना ही अभ्यास करके अपने आप को श्रेष्ठ अभ्यासी समझने की भूल कर बैठते हैं। उनकी सोच होती है हमने तो टाटक का अभ्यास कर लिया है, मुझे नीले रंग की किरणें अपनी आंखों से निकलती हुई दिखाई देती हैं, मैं कभी भी इन किरणों का निकाल सकता हूँ, इन्हीं कारणों के द्वारा अमुक कार्य कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे बताया गया है इन्हीं नीली किरणों के द्वारा सारे कार्य किए जाते हैं। मगर जब ऐसे अभ्यासी टाटक के द्वारा किसी कार्य को करने का प्रयास करते हैं तब उनके हाथों में केवल असफलता ही लगती है। तब वो दुखी व निराश हो जाते हैं कि मुझे अमुक कार्य क्यों नहीं हुआ। जब अभ्यासी सिर्फ इतनी ही अभ्यास से कुछ कार्य करने का प्रयास करेंगे तब असफलता मिलना निश्चित है। इसका कारण है टाटक के विषय में पूर्ण ज्ञान न होना। हमने पहले बताया कि प्रकृति के 3 अवस्थाओं में रहती है, पहली कारणावस्था, दूसरी सूक्ष्म अवस्था और तीसरी स्थूल अवस्था। इसी प्रकार मनुष्य का शरीर भी 3 प्रकार की अवस्थाओं वाला होता है, कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर। अभ्यासी ने अगर स्थूल अवस्था में थोड़ा सा अभ्यास कर विकास भी कर लिया तो क्या उसने महारत हासिल कर ली? अभ्यास के द्वारा अभी सूक्ष्म विकास करना है। सूक्ष्म विकास सूक्ष्म शरीर से संबंधित होता है। जब सूक्ष्म शरीर का विकास होगा तब उसके लिए सूक्ष्म जगत का भी विकास होगा, क्योंकि सूक्ष्म शरीर का संबंध सूक्ष्म जगत से होता है। जब तक सूक्ष्म शरीर का अर्थात सूक्ष्म जगत का विकास नहीं होगा तब तक सूक्ष्म पदार्थों को प्रभावित नहीं किया जा सकता। ये चीज़ मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताई है। नीला रंग आकाश तत्व का रंग होता है। अभ्यासी को अंत में नीले रंग की तेजस्वी किरणें दिखाई देती हैं। जब बहुत समय तक इसी अवस्था में अभ्यास किया जाए तब अभ्यासी मानसिक रूप से शक्तिशाली होने लगता है। आकाश तत्व सर्वत्र व्याप्त रहता है तथा अन्य तत्वों की अपेक्षा इसका घनत्व कम होता है, इसलिए ये तेजस्वी नीली किरणें अन्य प्रकार की किरणों की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली व व्यापक होती हैं। ये किरणें ही प्रत्येक स्थान के अंदर प्रवेश करने की सामर्थ्य रखती हैं, इसलिए टाटक द्वारा किसी भी प्रकार को किए जाने वाला कार्य इन्हीं किरणों के द्वारा संपन्न होता है। अभी ठहरो लेकिन रुको, भले ही ये किरणें आकाश तत्व से संबंधित हों मगर अब भी अभ्यासी के अंदर इन किरणों द्वारा कार्य करने की क्षमता प्राप्त नहीं हो सकती। अभी बहुत अधिक अभ्यास करने की आवश्यकता है। सूक्ष्म शरीर के विकास होने पर ही अभ्यासी के अंदर अभ्यास अनुसार कार्य करने की क्षमता प्राप्त होती है। इस बात को आप ध्यान रखें। नीली किरणें होने के बाद जब आपका योग बल बढ़ना शुरू होगा उसके बाद जो आप जो चाहोगे वो आप कर पाओगे। ठीक है, तो जब आप नीली किरणें के बाद आप 2-3 महीने और कर लोगे, जब आपको नीली किरणें दिखाई देने लगेंगी उसके 2-3 महीने बाद ही आप कार्य को करना शुरू हो जाओगे। जैसे किसी मन की जो इच्छाएं वो बिना प्रकट करे आप समझ जाओगे क्या कहना चाह रहा है क्या नहीं कहना चाह रहा है। आप किसी भी चीज़ को हवा में उठा सकते हो, गिलास को इधर उधर सरका सकते हो। ये मैंने अपने अभ्यास किया था इस चीज़ों का, लेकिन अभी तो नहीं हो पाता क्योंकि अभी मैंने टाटक छोड़ दिया। अभी मैं भजन मार्ग की तरफ हूँ, क्योंकि योगियों का ये पहले जब मैं इस अवस्था में था अपनी युवा अवस्था में, उस समय मुझे था कि बहुत सारी सिद्धियाँ हों,
तो मैंने उनका अनुभव के लिए मैंने ये प्रयास किए थे और मुझे बहुत सारे अनुभव हुए, लेकिन फिर मैंने इसको छोड़ दिया। अभी जो सिद्धियाँ 1-2 हैं वो बस इतनी हैं कि अपने सुलभ अनुसार, उनका कोई भी प्रदर्शन करने के लिए है नहीं वो। बस भजन मार्ग में अपना अहंकार को दबाए रखना और अपने भगवान की प्राप्ति के लिए। मैं अब भजन मार्ग का पथिक हूँ। जब हमने शुरुआत किया था उस समय गुरुजनों ने हमें इसकी दीक्षा दी थी, इसमें सिखाया था, क्योंकि आसन जब तक आप नहीं लगाना सीखोगे या ये चीज़ें नहीं सीखोगे तब तक ध्यान में प्रवेश नहीं होता। त्राटक ध्यान में प्रवेश करने के लिए आवश्यक है। तो ये चीज़ भी गुरुजनों ने हमें सिखाई थी। अब हम आपको आगे लेके चलते हैं।